जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धाबाई की शिक्षा मूल्यांकन की बुक, और धीर सिंह धाबाई की शिक्षा मूल्यांकन की इस बुक में आज हम कुछ नया नहीं पढ़ने वाले, बल्कि जो भी हमने पिछले कुछ सप्ताहों में पढ़ा उसको रिवाइज करने वाले। ठीक है, तो इस सप्ताह में लगभग हम 5 से 7 चैप्टर कवर कर चुके हैं। पहला चैप्टर हमारा अधिगम शिक्षा मूल्यांकन में मतलब शिक्षा मूल्यांकन का अर्थ क्षेत्र उपयोगिता से जुड़ा हुआ था। वहीं दूसरा अधिगम से, तीसरा भी अधिगम से रिलेटेड ही था। और कुछ चौथा चैप्टर हमारा अभिप्रेरणा था, पांचवा विकास करके था, और छठा हमारा कुछ बुद्धि करके, और कुछ सातवां हमारा व्यक्तित्व विभिन्नता का चैप्टर। ठीक है, तो इन सारे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे, मोटा मोटी करेंगे, बहुत ज्यादा फाइन इन्फॉर्मेशन की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि रिविजन का सेशन है। वैसे तो आज हमको पेज नंबर 156, 157 और 158 पढ़ा था, पर किसी कारणवश ये 3 पेजेस हम थोड़ा सा ड्रॉप रखते हैं, है ना, पोस्टपोन करते हैं। कल नहीं, अपन कल तो संडे वापस से रिवाइज करेंगे। संडे को रिविजन जैसा कि अपन करते हैं तो रिविजन ही करेंगे। मंडे को पढ़ेंगे 3 पेज 56, 58। ठीक है, तो आज थोड़ा रिविजन कर लेते हैं जितना भी हमने देखा। बहुत ज्यादा फाइन इन्फॉर्मेशन की तरफ नहीं जाएंगे, कुछ हल्का रिविजन करेंगे। एक सेकंड रुकेंगे ना। तो देखो डिस्टर्बेंस तो होता रहता है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेशन की किसी मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट है हमारा, पंखों से क्या हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से क्या हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा बयान देरी की हुई। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के सेशन में रिवाइज करने वाले हैं। तो आज के मैं थोड़े से टॉपिक मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम कौन कौन से चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। तो आज हम 7 चैप्टर रिवाइज करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र उपयोगिता। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र व उपयोगिता। वही दूसरा चैप्टर रहने वाला है अपना अधिगम मनोविज्ञान में अधिगम का महत्व, अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व, अधिगम में मनोविज्ञान। तीसरा चैप्टर है हमारा अधिगम। चौथा चैप्टर है हमारा अभिप्रेरणा। पांचवा चैप्टर है हमारा विकास। इन सारे चैप्टर में जितने भी बिंदु हमने कवर करे ना, उनमें से इंपोर्टेंट बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मुश्किल से 5 से 7 मिनट, 7 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। तकरीबन हम 4 से 5 मिनट इस चैप्टर को सिर्फ वर्बली रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। आपको सिर्फ सुनते जाना है और समझना है कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है। बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल से हमने पहले वाले सेशन में इन सारे चैप्टर को कवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले हैं कुछ बुद्धि के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में। विकास के बाद अपना चैप्टर आ जाता है एक व्यक्तित्व करके, फिर बुद्धि और फिर व्यक्तिगत भिन्नता। यहाँ हमने पढ़ा था कुछ व्यक्तित्व के बारे में जाना था हमने, व्यक्तित्व के बारे में जाना, फिर हमने बुद्धि और व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में जाना, फिर हमने बुद्धि और व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में जाना। किसके बारे में जाना? व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में जाना। तो मुश्किल से 20 से 25 मिनट रिवाइज करेंगे कि इन सारे चैप्टर में क्या पढ़ा। देखो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र उपयोगिता में हमने क्या क्या कवर करा था। इससे क्या होगा, देखो इस वाले रिविजन के सेशन के बाद अगर आप बुक पढ़ते हो तो आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी। जो नया बच्चा जुड़ा है ना, उसको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो सीधा इस सेशन से समझने में, तो वो पुराने पिछले वाले सेशन को देख सकता है जिसमें अपन 3 पेज करते हुए इस बुक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ क्षेत्र उपयोगिता में हमने क्या जाना। देखो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ क्षेत्र उपयोगिता में हमने बहुत सारी विधियों को पढ़ा ना, जो हमें बच्चे के बारे में जानकारी देती है। इसके अलावा हमें कुछ एक टीचर के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों जरूरी है, एक बच्चे के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों जरूरी, ये सब पढ़ा। वही अधिगम में मनोविज्ञान का क्या महत्व है, इसमें हमने अधिगम प्रक्रिया के बारे में जाना, अधिगम के चरों के बारे में जाना, अधिगम के सोपानों के बारे में जाना, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक उद्देश्यों को पढ़ा हमने। ब्लूम टेक्सोनोमी को हल्का हल्का जाना हमने। स्कूल की क्या क्या परिभाषा हो जाती है, ये मतलब स्कूल की परिभाषा गिवन थी इसमें, वो भी हमने देखी। इसके अलावा सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जाना। अधिगम में देखो, अधिगम में बहुत सारी चीजें गिवन थी, जैसे कि अधिगम के सिद्धांत वगैरह हो जाते हैं, अधिगम को रद्द करने कारक, अधिगम की परिभाषा वगैरह हो जाती है, और अधिगम और परिपक्वता में क्या संबंध है ये भी हमने जाना। इसके साथ साथ अधिगम की अक्षमता वगैरह, अधिगम स्थानांतरण वगैरह, अधिगम वक्र वगैरह, अधिगम पठार वगैरह, संकल्पना मानचित्र वगैरह, ये सब हमने इसमें पढ़ा। अभिप्रेरणा में क्या देखा हमने, अभिप्रेरणा की परिभाषा वगैरह, अभिप्रेरणा के प्रकार वगैरह, अभिप्रेरणा के तत्व वगैरह, और अभिप्रेरणा के तत्व वगैरह, और अभिप्रेरणा के उपागम वगैरह, अभिप्रेरणा के सिद्धांत वगैरह। इसके अलावा अभिप्रेरणा से जुड़ी जो भी कुछ विशेष बातें आ जाती है उनको भी हमने कवर करा। वहीं फिर हम विकास चैप्टर पे आ गए थे, है ना। विकास में हम क्या पढ़ते थे, विकास में हम हर तरीके के विकास को यहाँ पे कवर करते हैं। शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, नैतिक विकास है ना। और इसके अलावा कुछ अपने भाषा विकास वगैरह हो जाता है। इन विकास के बाद हमने थोड़ा सा वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, वृद्धि और विकास की परिभाषा क्या हो जाती है ना। इस तरीके से कुछ अदर फैक्टर भी जाने थे। वहीं व्यक्तित्व में क्या देखा, देखो व्यक्तित्व की परिभाषा क्या होती है, व्यक्तित्व के सिद्धांत क्या होते हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, और फिर व्यक्तित्व परीक्षणों के बारे में जाना है। तो इस तरीके से हमने व्यक्तित्व के सिद्धांत को, व्यक्तित्व के उपागम को बात की, व्यक्तित्व के परीक्षणों के बारे में जाना। इस तरीके से हमने कुछ मोटा मोटी 3 से 4 बिंदु को कवर करा यहाँ पे। वहीं बुद्धि में हमने क्या जाना, देखो बुद्धि की परिभाषा वगैरह और बुद्धि के सिद्धांत वगैरह और कुछ बुद्धि परीक्षण वगैरह है ना, और संवेदात्मक बुद्धि वगैरह। इस तरीके से हमने 4 से 5 बिंदु इसमें भी कवर करे। व्यक्तिगत भिन्नता में तो व्यक्तिगत भिन्नता हमारा चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ नहीं था, यही पढ़ते हैं।
लेकिन आज फिर हमने कुछ XYZ कारण रहा हमारा, और आज रिविजन का सेशन लेना पड़ा, ठीक है। तो देखो व्यक्तिगत भिन्नता में क्या पढ़ने वाले, क्या पढ़ा है हमने व्यक्तिगत भिन्नता में कुछ 2 4 5 परिभाषा देखी है हमने कि व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं किसको। फिर हमने 3 4 टाइप के अलग अलग बच्चों को पढ़ लिया, प्रतिभाशाली को पढ़ लिया हमने, पिछड़े बच्चों को पढ़ लिया, समस्याग्रस्त बच्चों को पढ़ लिया, इनके लिए कौन कौन से TLM इस्तेमाल करे जाते हैं, एक एक दो TLM के नाम देखे हमने। तो इस बुक को सेंटर मान के पढ़ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा इतना नहीं जा रहे जितना इस बुक में, बहुत ज्यादा कि हम बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं बढ़ते, जितना इस बुक में केवल उतना ही पढ़ा है, ठीक है। तो बस अब 10 से 15 मिनट आपको सिर्फ वर्बली सुनना है कि शिक्षा मंजन का क्षेत्र उपयोगिता क्या रहेगा। थोड़ा सा अगर नीड होगी तो मैं नोट डाउन भी करनी चाहूंगी, ताकि आपको एक मतलब माइंड में क्लियर रहे कि हमने क्या क्या पढ़ा है ना, कि क्या क्या हम रिवाइज करें। अदरवाइज फिर मैं बोल जाऊंगी और आपकी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या रिवाइज करें, ऊपर से चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाले चैप्टर फर्स्ट शिक्षा मनोज्ञान का अर्थ क्षेत्र उपयोगिता, हमारा अध्याय फर्स्ट है शिक्षा मनोज्ञान का अर्थ क्षेत्र उपयोगिता। अध्याय फर्स्ट शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। देखो इसके बाद आपको बुक पढ़ने की जरूरत होगी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, बुक का PDF की लिंक, मतलब बुक की PDF का लिंक दे दूंगी, आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और बुक की PDF पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन PDF पढ़ना चाहते हो तो PDF पढ़ना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र और उपयोगिता, अर्थ क्षेत्र और उपयोगिता, तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र उपयोगिता। क्या देखा इसमें हमने एक बच्चे को जानने की कौन कौन सी विधियां हो सकती है इसके बारे में जाना, और एक टीचर के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की जरूरी, एक बच्चे के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की जरूरी, कुछ कोटेशन जाना। तो एक बच्चे को जानने की कौन कौन सी विधियां हो सकती है, देखो अवलोकन विधि हो जाती है, साक्षात्कार विधि हो जाती है, समाज विधि हो जाती है, व्यक्ति की विविधता विधि हो जाती है, व्यक्ति इतिहास विधि हो जाती है, कालानुक्रमिक हो जाती है, अनुप्रस्थ विधि हो जाती है, और अनुप्रस्थ और इन दोनों से मिलती हुई कुछ समस्तर करके एक विधि भी होती है समस्तर नहीं, वो तो हमने कहीं दूसरी ओर देखा था, वो तो हमने अधिगम स्थानांतरण में पढ़ा था ना। समस्तर के इन दोनों का योग होता है किसका, कुछ 2 तरीके की स्थानांतरण होते हैं, उन दोनों को मिलाकर के समस्तर बन जाता है, समस्तर वाली कैटेगरी बनती है, ठीक है। उसको थोड़ा सा स्किप रखेंगे, अभी जब उसका डिस्कशन करेंगे तब उसके बारे में अच्छे से देखेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ क्षेत्र उपयोगिता में हमने बच्चों के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, इनके बारे में बहुत सारी विधियों के बारे में पढ़ा था ना, जो मैंने अभी आपको ना बताया। इन विधियों में हमने डिटेल से जाना था। देखो जनरली इनमें से इस चैप्टर में से ये विधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को हमने पूरा कंप्लीट नहीं करा है, हमने बीच में से शुरुआत करी थी, इस वजह से इससे पहले वाला जो पोर्शन है ना वो हमारा स्किप है, फिर कभी इसको कवर करेंगे। लेकिन हमने यहाँ एक टीचर के लिए क्यों जरूरी, बच्चे के लिए क्यों जरूरी, और बच्चे के लिए बच्चों को जानने की जो भी विधियां होती है उनको पढ़ा था। तो कौन कौन सी विधियां हो जाती है थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। देखो एक हो जाती है अपनी अवलोकन विधि वगैरह, अवलोकन विधि हो जाती है, एक अपनी साक्षात्कार विधि हो जाती है, बच्चों के बारे में जानकारी लेनी हो तो साक्षात्कार विधि हो जाती है। वहीं अपने समाज विधि हो जाती है, समाज विधि हो जाती है। वहीं अपने प्रश्नोत्तर हो जाती है। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता विधि भी हो जाती है, व्यक्तिक विभिन्नता। वहीं तुलनात्मक विधि भी हो जाती है। इन सारी विधियों के बारे में पढ़ा है हमने डिटेल से। तुलनात्मक विधि भी हो जाती है। वहीं कुछ एक अपने व्यक्ति इतिहास विधि भी हो जाती है, व्यक्ति इतिहास विधि भी हो जाती है। उसके बाद कुछ प्रेक्षण विधि हो जाती है, अवलोकन तो लिख दिया ना मैंने। आत्मकथा विधि हो जाती है, आत्मकथा, इसके बारे में पढ़ा कुछ नहीं है। उसको प्रेक्षण, जिसको अपन अवलोकन कहते हैं, हो गया। मतलब परीक्षण विधि भी हो जाती है, इसको भी हमने डिटेल से जाना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ रेटिंग स्केल विधि हो जाती है, रेटिंग स्केल विधि हो जाती है। इसके अलावा उत्पाद विधि हो जाती है, इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विधियां कुछ ही है, सारी विधियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमारी तुलनात्मक विधि हो जाती है। तुलनात्मक विधि किसी ने तो सिर्फ नाम ध्यान रखना है कि ये विधि होती है, तुलना या इसके प्रतिपादक कौन है ना, इसमें कैसे। और एक मनोभौतिकी करके हो जाती है, मनोभौतिकी, इसको 3 भागों में बांटते हैं, मनोभौतिकी विधि हो जाती है, मनोभौतिकी। तो ये सारी वो विधियां हैं जिससे हम एक बच्चे के बारे में पता कर सकते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से, देखो व्यक्ति इतिहास हमने थोड़ी ज्यादा डिटेल से पढ़ी थी। अवलोकन विधि भी इंपॉर्टेंट है और परीक्षण विधि भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें चरण वगैरह भी दिखाए जाते हैं ना। उसके बाद एक अपने व्यक्ति इतिहास हो गया, उसके बाद प्रश्नोत्तर कुछ नहीं है। उसके बाद देखो तो कुछ उत्पाद विधि, रेटिंग, तुलनात्मक, कालानुक्रमिक, हाँ कुछ विधियां और है, एक आधी और है जो मेंशन कर देती हूँ मैं, कुछ कालानुक्रमिक करके है ना, कालानुक्रमिक विधि के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद अनुप्रस्थ और अनुधेय करके भी एक विधि थी, कुछ अनुप्रस्थ। अच्छा ये कुछ ऐसे लमसम कुछ थे ना, एक कालानुक्रमिक की एक अपोजिट विधि होती जस्ट, वो कुछ अनुलंब या अनुक्रमिक करके कुछ कहलाती है ना, ऐसा ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से हमने मोटी विधियों को पढ़ा था इसमें। और एक टीचर के लिए, एक बच्चे के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की जरूरत है, इसको लेकर बहुत सारे कोटेशन पढ़ते। कोई कहता है कि इसके बिना हम अच्छे से नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, कोई कहता है कि इसके बिना हम बच्चे की योग्यता का पता नहीं कर सकते, कोई कहता है कि ये कला होती है, मनोविज्ञान कला होती है, मनोविज्ञान हमको सिद्धांत देता है ना। तो इस तरीके से अलग अलग कोटेशन लिखे थे अलग अलग विद्वानों के अनुसार। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में इन 3 टॉपिक को कवर करा था। फर्स्ट चैप्टर में इन 3 टॉपिक को कवर करा था हमने। शिक्षा मनोविज्ञान बच्चे के लिए, टीचर के लिए, और एक शिक्षा मनोविज्ञान में ऐसे कौन सी विधियां जो उनको बच्चे के बारे में अवेयर करती है,
इस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया। अब देखेंगे अपन चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड में हमने क्या जाना, देखो चैप्टर नंबर सेकंड हमारा जुड़ा हुआ कुछ अधिगम से। किससे जुड़ा? अधिगम से। अधिगम में मनोविज्ञान का क्या महत्व है? अधिगम में मनोविज्ञान का क्या महत्व? मनोविज्ञान का महत्व, कभी भी हम कोई चीज याद करते हैं तो उसमें मनोविज्ञान कितना रोल निभाता है। अधिगम में मनोविज्ञान का क्या महत्व है? देखो इस चैप्टर में हमने क्या था, इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें कवर करी, जैसे कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, शिक्षण के चरण क्या हो जाते हैं, शिक्षण के सोपान क्या हो जाते हैं, एक ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या हो जाती है, सूक्ष्म शिक्षण क्या हो जाता है, और विद्यालय की क्या परिभाषा हो जाती है, शिक्षण को उद्देश्य के आधार पर कितने शिक्षण को अलग अलग किन अलग अलग बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो, और उद्देश्य के आधार पर हमने डिटेल से भी जाना था। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण को आप 3 भागों में ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक, और हमने ज्ञान और बेसिकली हमने और शिक्षण की स्तर, शिक्षण के 3 स्तरों को भी डिस्कस करा था, जैसे कि कुछ स्मृति हो जाता है, बोध हो जाता है, चिंतन हो जाता है। इस तरीके से हमने कुछ 5 से 7 टॉपिकों को इसमें कवर करा है। सबसे पहला बिंदु क्या हो जाता है, सबसे पहला तो यही देखा था हमने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के चरण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ही देखी थी सबसे पहले, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या देखा था हमने सबसे पहले, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। वही दूसरा बिंदु हमने पढ़ा था कि कुछ शिक्षा इसकी शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर हो जाता है, बहुत सारे हमने डिफरेंस भी पढ़े थे। शिक्षा व शिक्षण में अंतर क्या होता है, शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर होता है। इसके अलावा हमने शिक्षा व अनुदेशन में क्या अंतर होता है, शिक्षण व अनुदेशन में, शिक्षण व अनुदेशन में क्या अंतर होता है, ये भी जाना था। इसके अलावा हमने इसके चरों को पढ़ा था, इसके सोपानों को पढ़ा था, है ना। इसके अलावा चर हो जाते हैं, सोपान हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ देखे तो हमने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पढ़ा था, है ना, माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ा था। फिर विद्यालय की परिभाषा यही देख लेते, चलो ठीक है। विद्यालय से जुड़ी हुई कुछ परिभाषा देखा था हमने। इसके अलावा हमने देखे थे कि उद्देश्य है ना, उद्देश्यों को लिखने की विधियां क्या होती है, उद्देश्यों को लिखने की विधियां, उद्देश्यों को लिखने की विधियां कौन सी होती है, लिखने की विधियां कौन सी होती है। तो इन सारे बिंदुओं के बारे में हमने पढ़ा है ना। इसके अलावा हमने कुछ बिंदु और पढ़े हैं, जैसे कि इस तरह बोध है, कुछ ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में, ठीक है। तो यही देख लेते, ब्लूम टेक्सोनॉमी भी हमने जानी है। वहीं हमने कुछ चिंतन है, स्मृति है, बोध, इनके बारे में भी पढ़ा है। स्मृति है ना, स्मृति है, चिंतन है और एक बोध है, इनके बारे में भी जानकारी ली है, ठीक है। इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। इससे कौन जुड़े, इससे कौन जुड़े, इनसे कौन जुड़े हैं, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सब हमने पढ़ा है। मतलब चैप्टर नंबर सेकंड में हमने ये सारे बिंदु कवर करे है ना, इन सारे बिंदु को अच्छे से कवर करा है हमने। देखो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, आपके और मेरे बीच में जो प्रक्रिया होती है ना, उसे हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहते हैं। अलग अलग विद्वानों के अनुसार बस ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन, मुश्किल से 5-10 मिनट और रिवाइज करेंगे, लेकिन हाँ हमको अभी तो 7 चैप्टर तक पहुंचना है ना। चलो तो बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, एक 2 मिनट इन पे बात करूंगे ना, क्योंकि इससे पहले वाले सेशन में हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। वापस दोहरा देंगे तो मतलब कुछ नहीं लगेगा। ये डिवीजन का सेशन बुक पढ़ोगे, इसके बाद तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हमने क्या जाना, देखो आपके मेरे बीच होने वाली प्रक्रिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। कोई कहता है कि मानसिक परिवर्तन की प्रक्रिया, कोई कहता है कि शिक्षण को उद्देश्य आपको मोटिवेट कर देते हैं जानने के लिए, उत्सुक कर देते हैं आपको नई चीजें समझने के लिए। वही शिक्षण बहुत सारी परिभाषा आती है ना। उसके बाद शिक्षण और शिक्षण की प्रक्रिया, तो देखो शिक्षा और शिक्षण क्या हो जाता है। शिक्षा मतलब कि शिक्षा क्या है, एक गोल अल्टीमेटली, और शिक्षण क्या है, उसको पाने का एक रास्ता है। और शिक्षण और उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण पढ़ाना होता है, शिक्षण खुद बैठ के पढ़ना होता है, इतने ध्यान रखो बस। चर क्या हो जाते हैं, चर 3 होते हैं, स्वतंत्र, राष्ट्रीय चर और मध्यस्थ चर। वही सोपान क्या हो जाते हैं, सोपान में कुछ हम ट्रिकी तरीके से याद करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करना है, बच्चों प्रस्तावना वगैरह करना है ना, व्यवस्था वगैरह करना है, ये सब कुछ 4 चरण बताए जाते हैं। कोई डीवी करके एक विद्वान होता है, उसकी किताब होती है मैनेजमेंट करके ना, और कुछ प्रबंधन करके किताब है जिसमें ये चर बताए, 4 सोपान बताए। शिक्षण जानते हो ना, इसमें 3 चरण होते हैं। सबसे आप लेसन प्लान बनाते हो, उसको प्रस्तुत करते हो, आपकी आलोचना वगैरह होती है, और यही प्रक्रिया वापस से दोबारा चलती रहती है ना, मतलब दोबारा चलती रहती है। ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या होता है, ब्लूम टेक्सोनॉमी ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक, इन 3 बेसिकली ब्लूम टेक्सोनॉमी में हाँ शिक्षा के कुछ 3 उद्देश्य बताए जाते हैं। ये भी कुछ शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करके किताब लिखते हैं, जिसमें ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक 3 तरीके के उद्देश्य बताते हैं। इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं वहां पर। उसके बाद कुछ विद्यालय की परिभाषा आती है। कोई कहता है कि संसद भवन है, फैक्ट्री वगैरह जरूरी नहीं, लेकिन विद्यालय भवन जरूरी, 4 दीवार के भीतर एक लघु समाज का रूप होता है, ये विशेष माहौल होता है ना, एक महत्वपूर्ण अंग होता है। बहुत सारी इसमें परिभाषा आती है। और स्मृति बोध चिंतन, देखो यहाँ पे चीजें आप रटते हो, यहाँ चीजें समझ जाते हो, यहाँ बहुत एक्चुअली बहुत पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें आप समझ जाते हो, बोध से भी एक स्टेप आगे जाओगे तो चिंतन का लेवल आएगा। इनसे कौन कौन विद्वान जुड़े होते, एक से मोरिसन है, एक से हंट है, और एक से कोई गिलबर्ट करके विद्वान नहीं है, गिलबर्ट वगैरह आ जाएगा, फिर कुछ हंट, यहाँ मोरिसन वगैरह या हंट वगैरह, तो ये तीनों इनके प्रतिपादक है ना। इसके अलावा हमने उद्देश्य, देखो उद्देश्य को लिखने की 3-4 विधियां होती है। एक तो सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य के, मतलब सामान्य और विशिष्ट इस तरीके से लिख लो। एक होता है हमारा कि कुछ आप कुछ देखो, एक तो सामान्य और विशिष्ट इस कैटेगरी से लिख सकते हो, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक, इस कैटेगरी में आप उद्देश्य को लिख सकते हो। शिक्षण के उद्देश्य लिखते हैं ना, माइक्रो टीचिंग करते हो, उस वक्त उसी की बातचीत चल रही, वही अपने शिक्षण के उद्देश्य हो जाते हैं। और इसके अलावा क्या है ये, तो इस तरीके से हमने मोटा मोटी कुछ अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व चैप्टर को कंप्लीट करा था, ठीक है। अब देखेंगे अपन चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा है कुछ अधिगम, है ना, सिर्फ और सिर्फ अधिगम। क्या है अधिगम, यानी अधिगम के सिद्धांतों को, अधिगम की परिभाषा को, और अधिगम के वक्र पठार को, अधिगम स्थानांतरण को, अधिगम अक्षमताओं को,
और कुछ परिपक्वता और अधिगम में क्या संबंध हो जाता है, इन सारे बिंदुओं को हमने चैप्टर नंबर 3 में कवर करा था। चैप्टर नंबर 3 में क्या है, चैप्टर नंबर 3 में हमने कवर करा था अधिगम। चैप्टर नंबर 3 में हमने कवर करा था अधिगम। अधिगम में हमने कौन कौन से बिंदुओं को कवर करा है, अधिगम में हमने कौन कौन से बिंदुओं को कवर करा है। तो अधिगम में हमने पहला बिंदु देखा था कि अधिगम की परिभाषा वगैरह क्या हो जाती है, अधिगम की परिभाषा वगैरह क्या हो जाती है। अधिगम की परिभाषाओं के अलावा इसके अलावा हमने इसको प्रभावित करने वाले कारक है ना, इसको प्रभावित करने वाले कारक है, इसकी विशेषता वगैरह है, परिपक्वता व अधिगम में क्या संबंध है ये भी हमने जाना था, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हमने जाना था। अधिगम के बहुत सारे सिद्धांतों को हमने यहाँ पे कवर करा था, सारे ही सिद्धांत पढ़े थे हमने, ठीक है। जैसे पियाजे का, थोंडाई का, पाउलो का, स्किनर का, हल का, गुथरी का, वाइगोत्स्की का, थोंडाई का है, पाउलो का है, देन पियाजे का है, देन हल का है, देन वाइगोत्स्की का है, देन गुथरी का है, देन गुथरी का है ना, देन गुथरी का आ जाता है। इसके अलावा हमने कुछ टोलमैन का सिद्धांत है ना, टोलमैन का सिद्धांत है, देन ब्रूनर का है, कुछ ब्रूनर के सिद्धांत के बारे में भी जाना था, है ना। इस तरीके से हमने बहुत सारे सिद्धांतों को कवर करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमने लास्ट में कुछ अक्षमताएं क्या होती है, अधिगम की अक्षमताओं के बारे में, अधिगम स्थानांतरण के बारे में, इसके अलावा हमने वक्र और पठार के बारे में, वक्र व पठार के बारे में, इसके बारे में भी पढ़ा था। इसके अलावा हमने कुछ अधिगम संकल्पना मानचित्र क्या होता है, जो जोसेफ डी नोव के द्वारा 1961 में दिया गया था, उसके बारे में भी पढ़ा था हमने, है ना। तो इस तरीके से हमने बहुत से बिंदुओं को यहाँ पे कवर करा अधिगम में। तो अधिगम की परिभाषा क्या होती है, व्यवहार मानचित्र परिवर्तन कहता है, कोई उन्नति की ओर कहता है, कोई कहता है कि पुराने अनुभव से, है ना, सीखना, ये सब कुछ इस अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, बहुत सारे अलग अलग व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, है ना। और कुछ इस तरीके की परिभाषा अधिगम को लेकर दी जाती है अलग अलग विधानों में। इसको प्रयोग करने वाले कार्य क्या होते हैं, आपका लिंग है, आपकी आयु है, आपकी आपका खान पान है, आपका स्वास्थ्य है, आपका वातावरण, बहुत सारी चीजें अधिगम को प्रभावित करती है। हमारा वंशानुक्रम वगैरह हो जाता है। अधिगम की विशेषता देखो, प्रभावित करने वाले कार्य की विशेषता क्या होती है, अधिगम निष्पादन से अलग होता है, अधिगम ताउन का चलता रहता है, अधिगम परिपक्वता से भी प्रभावित होता है, अधिगम वृद्धि से भी प्रभावित होता है, अधिगम का स्थानांतरण भी हो सकता है, बहुत सारी विशेषताएं लिखी थी। अधिगम और परिपक्वता क्या, तो देखो परिपक्वता 20-25 साल तक होती है, जबकि अधिगम ताउन चलता रहता है। परिपक्वता का संबंध आपके शारीरिक रूप से होता है, जबकि अधिगम का संबंध शरीर से नहीं होता है ना। और शारीरिक रूप से भी हम चीजें सीखते हैं, लेकिन सिर्फ शरीर से नहीं होता है, बहुत सारे अनुभव को गेन करना भी अधिगम की कैटेगरी में आता है। वही सिद्धांत देखो, थोंडाई का अधिगम का सिद्धांत क्या, थोंडाई कहता है कि आप बिल्ली को कैसे आप एक सही गंतव्य तक पहुंचा सकते हो, बिल्ली को मतलब बिल्ली खाना कैसे लेना सीख जाएगी, बार बार प्रयास करेगी तो बिल्ली भोजन लेना सीख जाएगी। इस तरीके से सीखने को कहते हैं कि सीखना प्रयास त्रुटि के कारण होता है। वही पाउलो कहते हैं सीखना प्रयास त्रुटि के कारण तो होता ही है, लेकिन इसमें ना अनुबंध पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, अनुबंध पाया जाता है। गोचर के सिद्धांत के प्रवर्तक भी माने जाते हैं पाउलो। वही अपन देखो बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे, वापस से पूरे सिद्धांतों को पढ़ना ठीक नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हमने पियाजे के सिद्धांत देखो, पियाजे का तो पियाजे का जो विकासात्मक सिद्धांत है बेसिकली कुछ 4 अवस्थाएं बताता है बच्चे के विकास की। पहली अवस्था वो अपनी इंद्रियों से जुड़ी हो जाती है। दूसरी अवस्था हमारी संक्रिया वाली अवस्था, मतलब देखो एक इंद्रियों से जुड़ी और एक दिमागी अवस्था है। आप दिमाग से काम नहीं ले रहे, सिर्फ सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हो। सेंसस के थ्रू दुनिया को जानने की कोशिश करें। एक वो स्टेज आ जाती है जब आपको सेंसस के थ्रू जानने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप दिमाग में इमेज बनाना चाहते थे। हर चीज को टच करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि फील कर सकते हो कि इसको टच करेंगे तो कैसा लगेगा। तो इस तरीके से 2 भागों में बांटे, तो 2 में से ये सक्रिय वाली है ना, इसके आगे और इसके पीछे हो जाती है। सक्रिय से पहले और सक्रिय से बाद में। इस तरीके से हम इन अवस्थाओं की अपनी अपनी विशेषता होती है, इन अवस्थाओं की अपनी अपनी खामियां होती है। इस तरीके से इन अवस्थाओं के अपने अपने पार्टीशन भी पहली और कुछ दूसरी अवस्था में पहले में 6 और दूसरे में 2 पार्टीशन किया। हल का सिद्धांत देखो, हल का सिद्धांत बहुत यूनिक सा सिद्धांत, गणितीय सिद्धांत, थोड़ा इसमें एक प्रमेय वगैरह आती है और ये कुछ बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाता है, ठीक। इतना ध्यान रखो, गणित से जुड़ा हुआ है ना। इसके अलावा वाइगोत्स्की समाज को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। ये मचाड़ है, पाण है और ढांचा है, ZPD और इस तरीके की बातें करते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि समाज को बहुत ज्यादा योगदान था बच्चे के सीखने में। मोड, नॉलेज, जोगल, ये सारे कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की द्वारा दिए जाते हैं। गुथरी कहते हैं कि बच्चे को बार बार प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं थी, बच्चा एक ही बार सीख सकता है। सबसे अलग टोलमैन कुछ गुप्त अधिगम है और स्थान अधिगम इस तरीके से कहते हैं। और ये चिन्ह पूर्ण चिन्हता का सिद्धांत इनके द्वारा दिया जाता है ना, चिन्ह सिद्धांत। और ब्रूनर कहते हैं कि बच्चा बेसिकली ना ब्रूनर के द्वारा कुछ 3 अवस्थाएं दी जाती है। आइकोनिक है, इनएक्टिव है, इस तरीके से कुछ और प्रतीकात्मक है, इस तरीके की कुछ 3 अवस्थाएं दी जाती है। पहले ये कहते हैं कि पहले बच्चा सेंसस के थ्रू सीखता है, उसके बाद उसको सेंसस की जरूरत नहीं होती, बिना सेंसस के भी वो दिमागी तौर पर सीख सकते हैं। चीजों का नाम लोगो तो नाम लिया जाएगा ना, तभी वो दिमाग में इमेज बना लेगा। गाय का नाम लोगे तो जरूरी नहीं कि गाय को देखे, गाय को छुए, इसके अलावा भी वो मतलब सिर्फ उसके माइंड में इमेज बना कर भी सोच सकता है कि गाय ऐसी ऐसी होती है। मतलब शब्द का नाम लोगे तो भी उसके माइंड में इमेज बन सकती है ना। तो इस तरीके से हमें कुछ जाना और मतलब ऐसा कुछ सिद्धांत देखा, ऐसा कुछ सिद्धांत अधिगम विस्तार। अक्षमताओं के बारे में जानते हो ना, आपको ना शब्द उड़ते हुए दिखाई देते हैं, शब्द सही से समझ में नहीं आते और गणित भी आपको समझ में नहीं आती है ना। आपको 6 9 दिखता है, 9 6 दिखता है, आपको म प दिखता है, प म दिखता है, इस तरीके से दिक्कत हो जाती है ना। प को फ पढ़ते हो, ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। घंटी की आवाजों में अंतर नहीं कर पाते हो, है ना। समय नहीं बता पाते दिनांक। ये अधिगम अक्षमता है, पढ़ने लिखने सब में होती है। अलग अलग डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, हाइपरलेक्सिया है और कुछ अफेजिया है, डिफेजिया है, ऑटिज्म है और इसके अलावा तो बहुत सारी ऐसे
कुछ हेमो करके बहुत सारी होती है इसमें अधिगम मिश्रण, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अधिगम मिश्रांतर में क्या जानते हैं अपन? देखो अधिगम मिश्रांतर एक जगह कोई चीज सीखते हो उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हो। अधिगम मिश्रांतर के लिए 3 तरीके हो सकते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। अगर आपको मदद कर रहा है ये स्थानांतर सकारात्मक हो जाएगा, नकारात्मक क्या होगा कि आपको दिक्कत क्रिएट करेगा, है ना। जैसे कि आप नाव चलाते हो, उसको साइकिल चलाते हो, दोनों में डिफरेंस होता है, इस वजह से दिक्कत होती है। और कुछ शून्य अंतर, आप गणित के बाद हिंदी पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ नकारात्मक, सकारात्मक और कुछ शून्य अंतर में इसको डिवाइड कर सकते हैं। वक्र और पठार क्या होता है? वक्र सीखने में आपकी उन्नति को दिखाता है, पठार सीखने में आपके पोज को दिखाता है, ठीक है। रूस के द्वारा और गेट्स के द्वारा कुछ अलग अलग तरीके। वक्र अपने 3-4 तरीके हो जाते हैं, एक तो मिश्रित हो जाता है, एक रेखीय हो जाता है, सकारात्मक, नकारात्मक हो जाता है। वही अपन ना अधिगम, अब क्या लिखा हमने? अधिगम, वक्र, पठार। संकल्पना मानचित्र क्या होता है? चीजों को इस तरीके से पढ़ना है, मान लो कोई एक से इसकी इतनी इतनी ब्रांचेस है, उसके बाद इतनी इतनी ब्रांचेस फिर है, तो इस तरीके से चीजों को डिवाइड करके पढ़ना क्या कहलाता है? संकल्पना मानचित्र कहलाता है। इस तरीके से हमने मोटा मोटी अधिगम के बारे में जाना। मैं पहले ही बता रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा इस वाले सेशन में डिस्कस नहीं कर पाएंगे अपन, है ना, बहुत ज्यादा नहीं बता रही इस वाले सेशन में। अब देखेंगे अपन, क्योंकि अपन पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इनके बारे में, वापस से इतना सब रिवाइज करना ठीक नहीं होगा ना। तो एक सिर्फ और सिर्फ माइंड में बनेगा, अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ रखा हो, नहीं भी पढ़ रखा हो, फर्स्ट बार पढ़ रहे हो तो एक माइंड में बन जाएगा कि इस बुक में क्या क्या गिवन है। इसको देखने के बाद अगर बुक पढ़ोगे ना, थोड़ी फेमिलियर से लगेगी बुक, अपनी अपनी से लगेगी, बहुत ज्यादा चीजें आपको अजनबी नहीं लगेगी, ठीक है। अब देखेंगे हम चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम क्या कवर करने वाले हैं? अध्याय नंबर 4 में हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे कुछ अभिप्रेरणा चैप्टर हमने पढ़ा था। अभिप्रेरणा में हमने क्या क्या जाना था? बहुत मुश्किल से अपन, तो एक्चुअली हमको अभिप्रेरणा चैप्टर, ठीक है। तो हमें तो काफी समय है, ठीक है। तो चलो आज का रिवीजन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर कभी पढ़ेंगे इससे आगे का सेशन। वैसे कल हमारा संडे है ना, तो कल रिवीजन का सेशन ही, कल वापस से रिवीजन लेंगे, इन सारे ही चैप्टर को दोबारा से वापस से रिवाइज करेंगे, है ना। ये थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन था, और कल वाले सेशन में थोड़ा सा डिटेल से रिवाइज करेंगे। मुश्किल से क्या, हम अच्छे से लेंगे ना, 5 से 6 घंटे अच्छे से लेंगे कल के सेशन में, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन सेशन यही खत्म करते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। अगर आपको पीडीएफ पढ़नी हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, वहां से बुक पढ़ोगे तो चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएगी। बुक है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए बस दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिए। एक बात और बता दूं कि हम है ना थोड़ा सा रीड को मद्देनजर रखते हुए पढ़ रहे हैं। जितना भी सिलेबस रीड में गिवन है वो सारा ही सिलेबस अपन कवर करेंगे। देखो बहुत सारा सेशन, तो बहुत सारा पोर्शन तो कवर करवा दिए, जैसे कि कुछ हमारे जीके वगैरह पोर्शन कवर हो चुका है, शिक्षा विज्ञान, और एक बहुत पहले पढ़ा था हमने वो शिक्षण शास्त्र, है ना। शिक्षण शास्त्र में पढ़ लिया हमने, जीके में पढ़ लिया, राजस्थान शिक्षण शास्त्र में पूरा ही कंप्लीट कर लिया, मंगल की बुक को पूरा ही कंप्लीट कर लिया। वही हमने राजस्थान जीके की जो किताबें चलती है ना 6ठी से 10वीं की, वो भी सारी कंप्लीट कर ली, बस फिनिश करते हैं, वो भी सारी फिनिश कर ली। और अभी हम धीर सिंह दबे की शिक्षा विज्ञान की बुक को कवर करें। देखो हम इसके जो भी सब्जेक्ट है ना, उन सब्जेक्ट में जो भी बुक सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, उस बुक को कवर करें, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, आज के सेशन को नहीं खत्म करते। तो फिर मिलेंगे इसी अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।